आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलो ठीक है, तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन किसको रहेगा? एवरेज सिटीजन, बट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, है ना, मतलब इस एक्ट के बियॉन्ड, इस एक्ट में जो जो भी इसमें प्रोविजंस बने हुए हैं उसी के बेसिस पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब हर एक इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। क्या है, जितना भी इसमें बना होगा रूल्स उसी के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। तो इसमें ये बना कब था? 2005 में। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, क्या होता है इंफॉर्मेशन? अच्छा आप लोग, अब देखो इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो पहले इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए किस फॉर्म में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। रिटर्न में, ओके। और ई फॉर्म में, ये इस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? जो अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई रिकॉर्ड, और क्या क्या हो सकता है? कोई सर्कुलर होगा गवर्नमेंट का, कोई भी ऑर्डर होगा, और क्या क्या, कोई प्रेस नोट भी रहता है। क्या क्या मतलब जो आरटीआई, देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब हमें आरटीआई से क्या क्या जानकारी मिलना है। तो हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन क्या क्या अपन गैदर कर सकते हैं या इस एक्ट में मांग सकते हो, वो सोचो क्या क्या मांग सकते हो। आंसर शीट ही मांग सकते हो ना, और न्यूज़पेपर मांगोगे, ठीक है। प्रेस नोट हो गया ना, तो प्रेस नोट ही तो जाता है न्यूज़पेपर में। और हाँ, कि किसी जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कितना क्या फर्नीचर है उसको वो कर सकते हो। और सोचो, और क्या मांग सकते हो, क्या क्या मांगोगे? अभी तो आंसर कॉपी सबसे ज्यादा दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो पढ़ रहे हैं तो हम तो आंसर कॉपी ही मांगेंगे। और हो गया, इतनी ही चीजें मांगोगे, और कुछ नहीं मांगोगे? हाँ, देखो यहाँ पे मैं बता दूंगी, एग्जाम में भूल जाओगे, इसलिए अपने दिमाग से सोचो कि और क्या मांग सकते हो। बोलो बोलो। हाँ, किसी भी काम में कितने एम्प्लॉय हैं, कितने क्या है, सारा आप डिटेल वहां से मांग सकते हो ना। कोई नोट शीट है उसका भी डिटेल मांग सकते हो कि यहाँ पे जो नोट शीट चल रहा है वो हो जाएगा। कोई पुलिस इंक्वायरी चल रही है ना, तो पुलिस इंक्वायरी में अभी क्या हुआ है, आप उस इंक्वायरी का रिपोर्ट में पूछ सकते हो क्या हो रहा है बोल के। मांग, क्या क्या आप मांग सकते हो, अब कितना देना है कितना नहीं देना है वो उनकी बात है, लेकिन आप क्या मांग सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें आप लोग मांग सकते हो। तो आपको जब भी मिलेगा डॉक्यूमेंट, या तो रिटर्न फॉर्म में देंगे वो लोग, या फिर ई फॉर्म में। ई फॉर्म में मतलब जैसे आपको हो गया किसी डिस्क फॉर्म में या किसी फ्लॉपी डिस्क में आप मांग रहे हो, या किसी टेप में। आजकल तो पीडी में मांगते हैं, पीडी में भी मांग सकते हो ना। कुछ ऐसा है जैसे ऑडियो वीडियो कुछ मांगोगे तो उसको प्रिंट में कहाँ देंगे? हाँ, रिटर्न फॉर्म यानी कि प्रिंट फॉर्म, है ना, प्रिंट फॉर्म। तो ये ऐसे कुछ फॉर्म है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से आप मांग सकते हो, है ना।
कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो? कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन गवर्नमेंट होगा बट उसमें फंडिंग या फिर कोई भी उसमें गवर्नमेंट से होगा, है ना। ओके, सेमी गवर्नमेंट, चलो, क्योंकि उसमें भी गवर्नमेंट की फंडिंग होती है ना। तो जहां जहां गवर्नमेंट का मेन क्या बोले इंटरसेप्शन रहे, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स वो फॉलो करके वो रन कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से भी अपन इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें, अब ये भी है, दो एजेंसी बनी हुई है। अगर आपने इंफॉर्मेशन मांगा और इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा तो आप कंप्लेन कहाँ करोगे, है ना। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आरटीआई में आपने लगाया बट वो नहीं मिल रहा है, तो आप कंप्लेन कहाँ कर सकते हो? तो इसके लिए दो अथॉरिटीज भी बने हुए हैं, एक है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और एक है नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, सॉरी। सेंट्रल। तो ये दो एजेंसीज हैं जिनके पास अपन, अगर हमें आरटीआई के थ्रू नहीं मिल रहा है या फिर आरटीआई में जितना कैसे इंफॉर्मेशन लेना है, क्या चीजें करना है, वो सारी चीजों का कंट्रोल यही लोग करते हैं। क्योंकि अगर कोई छोटी एजेंसी है, मान लो देखो अपन गवर्नमेंट से वो कर रहे हैं, मान लो आपको किसी जमीन के बारे में, चलो उसका, मान लो उसमें कुछ भी सीमांकन वगैरह हुआ, आप कहाँ लगाओगे? तहसील ऑफिस में मान लो लगाए। तहसील ऑफिस में अगर वो जानकारी नहीं दिए तो आप लोग क्या करोगे? अपील करोगे। फर्स्ट अपील करोगे तो अपील कहाँ जाएगा? जो हर एक जो अपना इंफॉर्मेशन देने वाला ऑफिसर होता है उसके ऊपर में एक अपीलेंट ऑफिसर भी होता है जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है मेनली, तो वहां पे करोगे। वहां से भी नहीं होगा तो फिर, मतलब जैसे तहसील ऑफिसर के नहीं हुआ, कलेक्टर को आप अपील अपील किए, कलेक्टर से भी मतलब अपील के बाद भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला या आपको उसमें कुछ भी फॉल्ट नजर आ रहा है तो आप लोग फिर कहाँ जाओगे? स्टेट कमीशन के पास। तो इसमें कितने क्या होते हैं? तो एक हेड होता होगा, एक चीफ, दोनों में एक चीफ होते हैं, 10 मेंबर होते हैं, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बोल सकते हैं ना, कमिश्नर हो जाएंगे। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है या सिलेक्शन कैसे होता है, तो ये सब डिटेल उतना जरूरी नहीं है। आप एग्जाम में भाई मतलब कौन कौन से दो कमीशन होते हैं वो लिखोगे, लेकिन उनकी कहाँ से पोस्टिंग होती है या क्या होता है उतना डीप में आपको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ कि इसमें जो मेंबर या जो भी रहते हैं इनके इलेक्शन के लिए ना एक कमिटी रहता है, एक अलग से कमिटी रहता है, उसमें थ्री, एक हेड होते हैं और दो मेंबर होते हैं। तो ये इस कमिटी के लिए, जैसे अगर सेंट्रल की बात करें तो कमिटी का फॉर्मेशन या जो भी होगा वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। और अगर स्टेट की बात हो तो गवर्नर, ठीक है। तो इसमें अब अगर अगर सेंट्रल की बात कर रहे हैं तो जो हेड होंगे वो पीएम होंगे, और अगर स्टेट की बात करें तो सीएम होंगे, ठीक है। अब मेंबर में से एक मेंबर क्या होगा? अपोजिट पार्टी का हेड होगा, ठीक है। हाँ, हाँ, प्रेसिडेंट सेंट्रल कमेटी जब बनेगा तो प्रेसिडेंट के उनके डायरेक्शन पे बनेगा। हाँ, और स्टेट पे अगर कोई कमेटी बन रहा है तो गवर्नर की, ठीक है। लेकिन उसमें वो मेंबर इसमें नहीं रहेंगे, मेंबर हेड नहीं रहेंगे। हेड कौन रहेगा? पीएम या सीएम रहेंगे। और इसमें दो मेंबर रहेंगे, तो एक अपोजिशन का लीडर होगा और दूसरा जो होगा लीडर वो या तो पीएम या फिर सीएम के थ्रू, इन दोनों के थ्रू रिकमेंडेड होंगे, ठीक है।
तो ये मेन इनका फॉर्मेशन है। और इनका जो काम करने का ड्यूरेशन होगा कितना होगा, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक प्रिस्क्राइब करेगी तब तक रहेगा। पहले जो था उसमें क्या था कि 5 इयर्स या फिर अप टू 65 इयर्स था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद में उसमें ये हो गया कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रिस्क्राइब की रहेगी तब तक उसमें रहेगा में उनका ड्यूरेशन। तो ये छोटा चीज है, मतलब ये वाला चीज एकदम अगर भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन जो चीजें याद करने वाली हैं वो आप पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 3 देखोगे ना, तो सेक्शन नंबर 3 में वही है, राइट टू इंफॉर्मेशन है जो अपन शुरू में पढ़ लिए कि ये किसको मिलेगा, सबको मिलेगा इस एक्ट के प्रोविजंस के उसी में ही लिमिट में ही रह के, ठीक है। अगला है कि इसमें कुछ पब्लिक ऑथोरिटीज रहते हैं। पब्लिक अथॉरिटी कौन रहेंगे, जो अब देखो सीधा दो एजेंसी अपने को मिला है, स्टेट और सेंट्रल, लेकिन वो लोग सारे ये जानकारी तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, छोटे लेवल पे ही हम लोगों को मिलता है ना, अपन तो पहले छोटे लेवल पे ही जाएंगे ना जहाँ पे अपने को इन्फॉर्मेशन मिला होगा। क्या कोई चैनल क्रॉस करके आपको आरटीआई लगाने जाना पड़ता है कि डायरेक्ट वहां जाके लगाते हो, डायरेक्ट वहां जाके लगाते हो, है ना। तो इसमें पब्लिक ऑथोरिटीज इन्हीं के पास अपन जाके लगाते हैं, तो इनकी ड्यूटीज क्या रहेगी, इनकी ड्यूटीज क्या रहता है, तो इनके ऑफिस में जितना भी इनके डिपार्टमेंट में जितना भी रिकॉर्ड वगैरह है ना, जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना, इसकी लिस्टिंग करके रखना, ताकि क्यों, इसलिए कि कोई अगर अपने को आरटीआई में लगाता है तो मेंटेन रहेगा, तभी आप निकाल के वो उसको इजीली दे सकते हो। दूसरा जितनी भी चीजें होंगी ना उसको ई फॉर्म या कंप्यूटराइज्ड करके रखेगा। ये कंप्यूटराइज्ड चीजें अपने अपन किसी को भी इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें इसके बाद एक प्रावधान दिया हुआ है, जो जब एक्ट बना है ना, एक्ट कब बना 2005 में, तो इसके 120 डेज के भीतर 120 डेज में मेंटेन करने के लिए बहुत सारा चीज था कि कितने रिकॉर्ड हैं, कितना क्या डाटा है, सब चीजों को बना के रखेगा और उसको पर ईयर अपडेट करेगा। तो ये अपने काम का नहीं है कि उसको क्या क्या चीजें उस समय बनाना था या क्या क्या अपडेट करना है, वो सब नहीं जानना है ना। मतलब वो अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेन जो पब्लिक ऑथोरिटीज रहता है उसका दो मेजर वर्क रहता है, जितने भी चीजें डाटा उसके पास है सबको ऑर्गेनाइज करके रखेगा, दूसरा कंप्यूटराइज करके रखेगा, ठीक। सेक्शन नंबर 5 भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिक्वेस्ट आप लोग करोगे आरटीआई मिले कैसे करते हैं। रिक्वेस्ट आपको करना है कोई भी आरटीआई में लगाना, तो क्या करोगे, रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन लिखोगे, रिटर्न एप्लीकेशन, इसके लिए कोई फीस लगता है, चुनाव कर लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं, 10 रुपीज का स्टाम्प पेपर में बना के देते हैं ना आजकल। हाँ, लेकिन जो बीपीएल वाले रहते हैं इनको नो फीस ना, कोई फीस। देखो ये 10 रुपीज रहेगा, या फिर अब मुझे कोई एक बड़ी सी फाइल का है उसकी डिटेल चाहिए, तो फिर उसको तो फोटोकॉपी करूंगी ना मैं, मतलब ऑफिस वाले तो फोटोकॉपी करके देंगे, तो फोटोकॉपी का पैसा कौन देगा, ऑफिस वाले थोड़े देंगे। तो और भी जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस होगा या फिर जो भी अदर रिलेवेंट फीस रहेगा से
प्रिंटिंग द इंफॉर्मेशन। आप लोगों को अगर पेन ड्राइव में चाहिए तो पेन ड्राइव कहाँ से लाओगे, तो खुद दोगे, या हम दिए तो हम उसका पैसा मांगेंगे ना, जितना लाए हैं दुकान से देख लो रेट क्या है। क्योंकि भाई आपको इंफॉर्मेशन देना है, इंफॉर्मेशन का फॉर्म अगर प्रिंट फॉर्म में दे रहे हैं, मैं अगर जीरोक्स कर रही हूँ सबको ऑथराइज्ड कॉपी अगर दे रही हूँ तो उसका प्रिंटिंग फीस सामने वाले को देना पड़ता है, ठीक है। फिर और इसमें कुछ लगता है, सिंपल सा ही है। मेरे को जैसे मेरे ऑफिस में कई लोग आरटीआई लगाते हैं, आते हैं 10 रुपए का स्टाम्प पेपर उसमें लगा रहता है, लिख दे रहते हैं एक एप्लीकेशन की उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर वो इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या दे सकते हैं क्या क्या नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हाँ इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें आपको वाई आर यू डिमांडिंग द इंफॉर्मेशन वो बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे आप अपना अगर कोई भी आरटीआई में लगा रहे हो तो आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी देने की जरूरत नहीं है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रखना कि हम वो जानकारी क्यों मांग रहे हैं और अपना कोई भी पर्सनल डिटेल वो देने की जरूरत नहीं है। अब आरटीआई में मांगे इसको देना कितने दिन में रहेगा, 30 डेज। तो जो अगला सेक्शन है ना उसी में ही दिया हुआ है, तो सेक्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 7, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। तो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट में आप इसको रिक्वेस्ट मिला ना, रिक्वेस्ट ऑफ आरटीआई हुआ तो इसको विद इन 30 डेज। अब देखो मेरे यहाँ जैसे कोई आरटीआई लगा है बट वो किसी और ऑफिसर के पास में है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे अदर ऑफिसर है ना, वो होल्ड करके रखा है इंफॉर्मेशन उसके पास ही मिला हुआ है, तो जैसे मुझे एप्लीकेशन मिला, ठीक है, एप्लीकेशन मिला तो उसके 5 डेज में मैं उस एप्लीकेशन को जो मेन जिसके पास होगा उसको ट्रांसफर कर दूंगी कि ये आरटीआई में लगा है लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके ऑफिस का है या आपके पास है इसलिए आपको बोल के, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर देंगे। और ये भी एप्लीकेशन मिलने के 30 डेज में होगा, ठीक है। लेकिन अगर अपने को इंफॉर्मेशन नहीं मिला ना, या फिर क्या होगा, एक तो इंफॉर्मेशन नहीं मिला या फिर जो इंफॉर्मेशन मिला या वो फॉल्स है या फिर सेटिस्फाई नहीं हो या फिर एक्स्ट्रा फीस ले लिया या और क्या कर सकता है, और डिले कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की आप कंप्लेन कहाँ करोगे, अपील करोगे, है ना, उसका जो हायर अथॉरिटी होगा उसको अपील करोगे। कब करोगे, जैसे ये 30 डेज का टाइम पीरियड है, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिला है तो जैसे ये 30 डेज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपील कर सकते हो, और उसके बाद सेकेंड अपील जो 2 कमीशन है ना, स्टेट और सेंट्रल, हाँ फर्स्ट अपील उसी के पास करोगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो या फिर आपको कोई और इश्यूज हैं तो आप सेकंड अपील कर सकते हो स्टेट या सेंट्रल, इसमें 90 डेज के भीतर। अभी 90 डेज में आप यहाँ पे कर सकते हो। अब जो एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 8।
सेक्शन नंबर 8 में दिया हुआ ये हो गया कि किसको किसको कौन कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आरटीआई के तहत नहीं मिल सकते हैं, क्या क्या नहीं दे सकते। मतलब अपन जो भी एक्सेप्शन है उसको देख रहे हैं ना। अच्छा, इसमें एक और चीज अपन देखिए कि कोई भी रिक्वेस्ट मिलता है तो उसको कितने दिन में देना है, 30 डेज। लेकिन अगर किसी के लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड हो, है ना, 48 आवर्स, तो 48 आवर्स, एक दिन बहुत कम नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज है, चलो ठीक है, जिसको आप डिस्क्लोज करोगे तो वो अपने कंट्री के लिए, कंट्री या स्टेट के लिए सही नहीं होगा, है ना। हाँ, कोई कैबिनेट मीटिंग हो रहा है तो उसमें जो भी डिस्कशन हुआ रहेगा उसको भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, है ना? और कर सकते हैं, है ना, जैसे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन देने से, है ना, इफ अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने ये अगर इफेक्ट हो, से इफेक्ट हो तो नहीं देंगे। मतलब अगर मैं भाई इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, मैंने देखा मेरे पास दो एविडेंस हैं, दो पर्सन मैंने रखा हुआ एज एन एविडेंस, विटनेसेस है मेरे पास, लेकिन अगर मैं उसका इंफॉर्मेशन दे दी तो हो सकता है जाके उस विटनेस को समझाए। अभी जब थ्रू आउट मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, लेकिन आपको मालूम है जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या तैयार होता है, चार्जशीट। चार्जशीट की कॉपी एक्यूज को दी जाती है उस समय, लेकिन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर मुझे लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन देने से मेरा इन्वेस्टिगेशन जो है फेल हो सकता है या इसमें दिक्कत आ सकता है तो हम मना कर सकते हैं। और और उसको बताओ, एकदम ज्यादा किसी की पर्सनल चीजें हैं, है ना, तो उसमें उस ये थर्ड पार्टी का हो गया, तो इसका भी अलग से एक सेक्शन है, मैं बताऊंगी थर्ड पार्टी के मामले में कैसे इंफॉर्मेशन देना है या नहीं देना है। जैसे आपने आरटीआई में लगाया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप ऑफिस का डाटा नहीं मांग रहे हो, आप किसी दूसरे आदमी के बारे में कुछ मांग रहे हो, थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है? और क्या इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, तो उसमें गवर्नमेंट चीजें जितनी है उसमें मांग सकते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या नहीं मांग सकते हैं। और हाँ, फॉरेन फॉरेन से जो अपना ट्रेडिंग रिलेटेड रहेगा उसका भी आप डिटेल मना कर सकते हो। और फॉरेन पॉलिसीज वगैरह है, और क्या क्या मना कर सकते हो बताओ। क्यों, सारे इंफॉर्मेशन दे दोगे? आप लोग जाओ किसी पोस्ट में जाओ तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई आरटीआई लगाता है तो उसमें क्या देना है वो तो चलो ठीक है, क्या नहीं देना है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो और क्या नहीं देना है, कुछ एक एक पॉइंट पे कुछ कुछ लोग दिए, बाकी लोग दिमाग ही नहीं लगा रहे। क्यों, आप लोग सब दे दोगे ऑफिस का? सोचो सोचो। हो गया इतना ही?
कितने पॉइंट हो गए? 5 है ना। जो कॉन्फिडेंशियल कैबिनेट मीटिंग हो गया, और जैसे बहुत सारे मंत्री लोगों को कुछ उनके, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विशेषाधिकार मिले रहते हैं ना, कुछ हाँ प्रिविलेजेस रहते हैं, है ना, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, इससे रिलेटेड भी आप चाहो तो मना कर सकते हो, उसके कंटेंट को देख के कि क्या मांग रहा है, उसके संबंध में क्या इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये सारी वो तो भाई अपन प्रेस नोट ही डलवा देते हैं। नहीं, अपॉइंटमेंट वगैरह का आप मांग सकते हो। हाँ, मांग देना, तो कोई नहीं देगा तो फिर देखेंगे, है ना। तो अच्छा, अब अगर इंफॉर्मेशन आप लोगों ने मांगा और नहीं दिया, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनको इंफॉर्मेशन देने से छूट है, जहाँ पे आरटीआई नहीं लगा सकते। कौन कौन से होंगे वो? मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज में, प्राइवेट में तो बहुत सारे, गवर्नमेंट में भी कई सारे ऐसे एजेंसीज हैं जहाँ पे हम इस एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। जितने अपने डिफेंस वाले सेक्टर में, डिफेंस में क्या क्या आ जाएगा? नॉट टू अप्लाई, या फिर लिख सकते थे। तो इसमें क्या होगा, जैसे इंफॉर्मेशन और डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। आईबी, एसएसबी क्या होता है? आईटीबीपी, ये सब के फुल फॉर्म तो मालूम है ना, डिफेंस वाले हैं और इंटेलिजेंस वाले हैं। तो इसमें मेन क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस, डिफेंस से रिलेटेड। मैं मेन जो आप लोगों को एग्जाम में याद रहेगा उतना लिखा रहे, थ्रू आउट एक्ट को जानना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, वो हम लोग के लिए जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाना है। अब किसी आपने आरटीआई में लगाया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, पेनल्टी। और अपील तो देख लिया अपन, है ना, अपील कहाँ कहाँ कर सकते हैं, फर्स्ट अप्लाइंट जो उसके हेड ऑफ उसमें कर सकता है, और सेकंड अपना जो दोनों कमीशन है वहां पे कर सकता है विद इन 90 डेज, है ना। एक होगा आफ्टर 30 डेज, ठीक है, आफ्टर 90, ये विद इन हो जाएगा। उसके बाद इस फर्स्ट अपील के बाद फिर फर्स्ट अपील के बाद फिर 90 डेज के भीतर में वो सेकंड अपील कर सकता है, ठीक है। तो पेनाल्टीज क्या होता है इसमें, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है, तो जो टाइम पे उसको देना चाहिए था उसको करेंगे, तो उस टाइम के बाद पर डे के हिसाब से वो कितना देगा, 250 रुपीज, ठीक है। और ये मैक्सिमम कितना जाएगा, 25 के। नंबर 20 में है, आपको एग्जाम में सेक्शन अगर नहीं याद होता है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन वाला था वो सेक्शन नंबर 24 में है। सेक्शन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। मतलब मुझे थर्ड पार्टी का अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या करेंगे, उसने आरटीआई में लगाया, तो हम क्या करेंगे, उस थर्ड पार्टी को बुलाएंगे 5 डेज में, एप्लीकेशन मिलने के विदिन 5 डेज हम उसको बुलाएंगे, ठीक है। बंदा आएगा, वो अपना पॉइंट रखेगा कि या तो ये मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं ये नहीं दे सकता, या मेरे कोई से इशू होगा, जो भी चीज होगा वहाँ बताएगा, अपनी चीजों को रखेगा। फिर उसके बाद चीजों को देखने के बाद अगर देना सही रहेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे, और नहीं रहेगा तो फिर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो बस ये सेक्शन में यही है। सेक्शन नंबर 3 क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। सेक्शन नंबर 4 6 इंपॉर्टेंट है कि रिक्वेस्ट कैसे करेंगे आरटीआई में,
7 रिक्वेस्ट मिलने के बाद प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। कोई भी एक सेक्शन के सारे पॉइंट आपको याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है। आप एग्जाम में अगर सारे पॉइंट याद करने के चक्कर में पड़े तो आप वहां नहीं लिख पाओगे। तो मेन मोटा मोटा जो बेस चीजें रहती है ना, उसको ही आपको एग्जाम में लिखना है, और अच्छे शब्दों में लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, जैसे कोई अपील किया, यहाँ पे अपील है, तो इसकी अपील का निराकरण मतलब इसको डिस्पोज कब कितने दिनों में करेंगे, 45 डेज। तो आप लोगों को मेन प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। एप्लीकेशन लगाया, अपने ऑफिस में नहीं है, कहीं और ट्रांसफर करना है तो कितने दिन में कर देना है, 5 डेज में। किसी को इन्फॉर्मेशन देना है तो कितने दिनों में देना है, 30 डेज में। लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड हो तो 48 आवर्स, ठीक है। अगर किसी ने नहीं दिया तो आप फर्स्ट अपीलेंट के पास में अपील करोगे, ठीक है। कितने दिन के बाद, वो 30 डेज में अगर नहीं दिया तो जस्ट 30 डेज जैसे ही कंप्लीट होता है तो अपील करोगे, ठीक है। उसमें भी फर्स्ट अपील से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, सेकंड अपील आपको करना है तो स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जो सेंट्रल कमीशन है वहां करोगे। तो कितने दिन के भीतर करना है, 90 डेज के भीतर करना है, ठीक है। और जो भी अपना अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है, जिसको अपने को इंफॉर्मेशन देना है, उसने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो उसको पेनाल्टी पर डे के हिसाब से कितना रुपए लगेगा, मैक्सिमम 25K, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।